स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मस्ती की पाठशाला में। और आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 7 जिसका नाम है खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। ये जो चैप्टर है इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो हम बना चुके हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं सेकंड पार्ट। ओके, अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो आप पहले फर्स्ट पार्ट देखिए। हमारा पहला क्वेश्चन है पवन ऊर्जा पर संक्षिप्त टिप्पणी दो। मतलब हमें पवन ऊर्जा के बारे में बताना है कि ये होती क्या है। ओके, तो वैसे आपको पवन ऊर्जा के बारे में थोड़ा बहुत तो पता होगा। जैसे कि हम घूमने जाते हैं तो वहाँ पर बड़ी बड़ी आपने कई बार पवन चक्कियाँ देखी होंगी। ठीक है, तो जो पवन चक्कियाँ होती है उससे क्या बनती है, पवन ऊर्जा बनती है। तो हम आज इसके बारे में डिटेल पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये कि प्रदूषण मुक्त है। ठीक है, और ये ऐसी ऊर्जा है जो कभी भी खत्म नहीं होगी। और इसमें पवन को क्या करते हैं, गतिज ऊर्जा को, पवन की जो गतिज ऊर्जा है उसको टरबाइन के माध्यम से विद्युत में बदला जाता है। ओके, और यही क्या कहलाती है, हमारी पवन ऊर्जा कहलाती है। और संभवतः पवनों व पछवारे पवनों जैसे कि स्थानीय पवन प्रणाली, मानसून पवनों को ऊर्जा के स्रोत के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। मतलब इस पवन को बहुत सारी चीज़ों के रूप में या फिर बहुत सारी ऊर्जा के रूप में भी क्या किया जाता है, इसका प्रयोग किया जाता है। अब ये पवन ऊर्जा होती कहाँ पर है, मतलब इसको कहाँ पर स्थापित किया गया है, तो राजस्थान में है, गुजरात में है, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में। और अगर हम सबसे बड़े पवन ऊर्जा की बात करें तो वो कहाँ पर है, तो वह गुजरात के कच्छ में। ठीक है, और ये एशिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र है। ठीक है, तो पवन ऊर्जा आपको समझ में आ गया होगा। अब नाभिकीय ऊर्जा के उत्पादन में प्रयुक्त होने वाले खनिज कौन से हैं और भारत में ये कहाँ पाए जाते हैं। अब हमें नाभिकीय ऊर्जा बताना है। ठीक, नाभिकीय ऊर्जा में कौन कौन से उत्पादक जो है वो सम्मिलित होते हैं, तो कौन से होते हैं, यूरेनियम और थेरियम। ठीक है, यूरेनियम जो है वो कहाँ पर पाया जाता है, वो निक्षेप धरवाड़ा शैलों में पाया जाता है। यूरेनियम कहाँ पे पाया जाता है, अगर आपको ऐसे याद ना हो तो आप क्या करना, पहले लिखना नाभिकीय ऊर्जा, उसके बाद इसके ध्रुव स्रोत। एक क्या है, यूरियम और एक है थोरियम। ठीक है, थेरियम। तो इसमें यूरियम के हमें लिखना है कि ये कहाँ पाया जाता है, कौन सी शैलों में पाया जाता है और कौन कौन से क्षेत्रों में पाया जाता है। उसके बाद थेरियम बताना है कि ये कहाँ पाया जाता है और कौन कौन से क्षेत्रों में पाया जाता है। ओके, अगर आप ऐसा डायग्राम बनाएंगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक, तो पहले हम यूरेनियम पढ़ते हैं। तो ये कहाँ पर पाया जाता है, ये निक्षेप धरोहर शैलों में पाया जाता है। उसके अलावा ये कौन कौन से क्षेत्रों में पाया जाता है, तो राजस्थान के उदयपुर में, अलवार में, मध्य प्रदेश के दुर्गा, महाराष्ट्र के भंडारा जिले में जो है ये पाया जाता है। ठीक, उसके बाद थेरियम आता है। तो थेरियम कहाँ पाया जाता है, तो थेरियम जो है केरल के तटीय क्षेत्रों की बलू में, मोनोजाइट मेनाइट में प्राप्त किया जाता है। ओके, उसके बाद ये कहाँ पाया जाता है, कौन कौन से जिलों में पाया जाता है, मतलब तो ये आंध्र प्रदेश, विशाखापट्टनम, महानदी डेल्टा में जो है पाया जाता है। तो मैंने जो तरीका बताया अगर आप उस तरीके से करेंगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे और ये आपके माइंड में लंबे टाइम तक याद भी रहेगा। क्योंकि जो चीज़ हम पढ़ के याद करते हैं वो इतनी अच्छे से याद नहीं होती जो हम डायग्राम से करते हैं। ठीक, और डायग्राम से करेंगे तो आपको फुल नंबर भी मिलेंगे। अब भारत में पाए जाने वाले खनिजों की 3 विशेषता बताइए। अब भारत में जो खनिज है उसके हमें 3 विशेषता बतानी है। ठीक, तो पहला जो है हम पढ़ते हैं, खनिज असमान रूप से वितरित है। अगर हम भारत में देखेंगे तो यह खनिज क्या है, असमान रूप से क्या है, वितरित है। सब जगह सभी खनिज नहीं मिलते। मतलब यहाँ पर अलग अलग जगह पर क्या है, खनिज है, और ऐसा नहीं कि एक जगह पर ही सब खनिज मिल जाएंगे। मतलब एग्जाम्पल से बताऊं तो ये जो एक क्षेत्र है ये A नंबर का क्षेत्र है, ये B नंबर का क्षेत्र है। ठीक है, तो यहाँ पर कोयला मिल रहा है तो जरूरी नहीं कि यहाँ पर भी कोयला मिले। ठीक, मतलब अलग अलग जगह पर अलग अलग खनिज मिलते हैं। मतलब यहाँ पर कोयला मिल रहा है तो यहाँ पर क्या मिलेगा, यहाँ पर कोई और चीज़ मिल जाएगी और खनिज मिल जाएगा। ठीक है, तो ऐसा होता है। उसके बाद दूसरा है अधिकतम गुणवत्ता वाले खनिज कम गुणवत्ता वाले खनिज की तुलना में कम मात्रा में पाए जाते हैं। मतलब हमारे यहाँ जो है अच्छी गुणवत्ता वाले खनिज ज़्यादा पाए जाते हैं। ठीक, और खनिज की गुणवत्ता व मात्रा में प्रतिलोभी संबंध पाया जाता है। किसकी, उसकी गुणवत्ता कैसी है और उसकी मात्रा कितनी है, इसमें क्या पाया जाता है, इसमें संबंध पाया जाता है। अब तीसरा और लास्ट पॉइंट है कि सभी खनिज समय के साथ साथ समाप्त हो जाते हैं। अगर हम एक ही, क्योंकि खनिज जो है उसे बनने में बहुत टाइम लगता है। जैसे कि एग्जांपल दूँ तो कोयला, पेट्रोल, ये ऐसी चीज़ें हैं जो ख़त्म हो जाएगी और इन्हें बनने में बहुत साल लगते हैं।
ठीक। तो ये क्या हो रहा है, अगर हम इसका लगातार उपयोग कर रहे हैं तो इससे क्या हो रहा है, ये समाप्त हो रहे हैं। ओके, और इन्हें बनाने में भी लंबे समय लगता है, एक तो इन्हें बनने में भी टाइम लगता है और ऊपर से हम इसे बस से या फिर जल्द से जल्द बना भी नहीं सकते। तो ये हमें खनिज की विशेषता है एक। तो आप इसे एक बार अच्छे से पढ़ लेना या फिर देख लेना। भारत में खनिज तथा ऊर्जा संसाधन के असमान वितरण का वर्णन कीजिए। किसके, खनिज और ऊर्जा संसाधन का। तो अब हम ये देखेंगे कि भारत में जो धात्विक खनिज है वो सबसे ज्यादा कहाँ पर पाया जाता है। तो ये प्रायद्वीप पठारों के क्षेत्रों में पाया जाता है। और कहाँ पर, वहाँ पर किस चीज में पाया जाता है, तो क्रिस्टलीय शैलों में जो है ये खनिज पाए जाते हैं। उसके बाद है कोयले। कोयले का लगभग 97.10 भाग दामोदर, सोन, महानदी, गोदावरी नदी घाटी में पाया जाता है। ठीक, मतलब हमें जगह बताना है कि कौन सी चीज कहाँ पर पाई जाती है। और पेट्रोल के भंडार कहाँ पर है, तो पेट्रोल के जो भंडार है वो गुजरात में, मुंबई हाई में है। ठीक है, असम में। और मुंबई हाई तो कुछ ज़्यादा ही मतलब इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर इसका बहुत महत्व है। और फिर गोदावरी व कावेरी बेसिन में भी पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रासायनिक व भौतिक गुणों के आधार पर खनिजों को दो भागों में वर्गीकृत कीजिए। तो हमें इसके दो वर्ग बताना है और उदाहरण भी देना है। ठीक, तो खनिज जो इसको दो भागों में बांटा गया है। पहला तो है धात्विक खनिज। ठीक है, पहला क्या है, धात्विक, और दूसरा है अधात्विक खनिज। तो अब धात्विक खनिज में कौन कौन सी चीज आती है, तो धात्विक खनिज में है लोहा, अयस्क, तांबा व सोना, मैग्नीज, बॉक्साइट आदि धातुएं प्राप्त होती किसमें, धात्विक खनिज में, और इसे हम धात्विक खनिज कहते हैं। अधात्विक, अभी जो धात्विक खनिज होता है इसमें भी दो प्रकार के खनिज होते हैं। कौन से, एक कार्बनिक होता है और एक अकार्बनिक होता है। तो कार्बनिक कौन सा होता है, जिसमें कि पेट्रोल, कोयला होता है। ठीक, और अकार्बनिक कौन सा होता है, जिसमें कि अभ्रक, चूना और ग्रेफाइट होता है। ठीक, तो अगर इस क्वेश्चन को भी हम डायग्राम बनाएं तो कैसे बनाएंगे, और अगर डायग्राम बनाना क्यों इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि अगर हम डायग्राम बनाते हैं तो वो क्या करते चेकर होता है, उसको देखकर अच्छा लगता है और वो नंबर काटने का जहाँ भी चांस रहता है वहाँ नंबर नहीं काटता और पूरे नंबर दे देता है। इसलिए हम जितना होगा उतना हम क्या करेंगे, जितने क्वेश्चन में डायग्राम बनते हैं उतने में हम डायग्राम बनाएंगे। ठीक, तो इसमें डायग्राम कैसे बनाएंगे, तो पहले तो हम लिख देंगे खनिज, उसके बाद खनिज के दो प्रकार। ठीक, तो दो प्रकार में क्या हो गया, धात्विक, दूसरा हो गया अधात्विक, और अधात्विक के भी दो, एक है कार्बन और एक है अकार्बनिक। ठीक है, ओके। अब भारत में खनिज की पेटियां कौन कौन से क्षेत्रों में है, तो पहला है उत्तर पूर्वी पठारी पट्टी, यहाँ पर भी खनिज पाया जाता है। दूसरा है दक्षिण पश्चिमी पठारी पट्टी, और तीसरा है उत्तर पश्चिमी पट्टी। ओके, अब हम इन्हीं क्षेत्रों को एक बार डिटेल में देख लेंगे, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन लॉन्ग आंसर में आता है तो भी हम इसे लिख सके, इसलिए। ओके, जो है लॉन्ग क्वेश्चन कैसे बनेगा, तो इसको कैसे पूछ सकते हैं कि भारत में खनिजों के 3 प्रमुख विस्तार पट्टियों का वर्णन कीजिए। ठीक, तो हमारी जो पहली पट्टी थी वो कौन सी थी, उत्तर पूर्वी पठारी पट्टी। ठीक, इसके अंतर्गत कौन कौन सी चीजें आती है, फिर कौन कौन से भाग आते हैं, तो छोटा नागपुर का पठार आता है, झारखंड आता है, उड़ीसा आता है। ठीक, पश्चिम बंगाल तथा छत्तीसगढ़ के जो कुछ भाग है इसमें आते हैं, और यहाँ पर विभिन्न प्रकार के खनिज उपलब्ध है। अब यहाँ पर बहुत सारे प्रकार के खनिज जो है इन पट्टियों में या फिर इन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं, तो लोहा, अयस्क पाया जाता है, कोयला, मैग्नीज यहाँ पर क्या होता है, पाया जाता है। अब दक्षिण पश्चिमी पठारी पट्टी, तो इसमें जो भाग आते हैं वो कौन कौन से हैं, कर्नाटक आता है, गोवा आता है, तमिलनाडु आता है। ठीक है, और केरल भी आता है। और इसमें कौन कौन सी चीज़ें मिलती है हमें, तो इसमें हमें लोहा, धातुओं तथा बॉक्साइट, ठीक है, मिलता है। उसके बाद उत्तर पश्चिमी पट्टी आती है, तो ये कहाँ से है, ये राजस्थान में अलवारी और गुजरात के कुछ भाग होता है। ठीक, उसके बाद यहाँ जो खनिज है वो धारवाड़ा क्रम के शैलों में पाया जाता है। यहाँ पर कुछ शैले या फिर शैलों को मतलब चट्टानें, कुछ चट्टानों में क्या होता है, खनिज पाया जाता है। और यहाँ पर कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं, तो तांबा, जिंक, ठीक है, ये सब जो खनिज है वो पाया जाता है। ओके, और पेट्रोल जो है, पेट्रोल कहाँ पर पाया जाता है, गुजरात। ये क्वेश्चन एग्जाम में आने के फुल चांसेस रहते हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कई बार। तो हमारा क्वेश्चन है कि भारत में खनिजों का संरक्षण क्यों आवश्यक है, मतलब हमें खनिजों को क्यों बचा कर रखना चाहिए और इसके संरक्षण किस प्रकार कर सकते हैं, या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं कि हम इसकी रक्षा किस प्रकार
कर सकते हैं। तो ये क्यों ज़रूरी है? क्यों ज़रूरी है? क्योंकि खनिज जो है वो समय के साथ समाप्त होता है, ठीक। और इसे बनाना बहुत कठिन होता है, मतलब इसे बनाने में लंबे समय लगता है और इसका तुरंत ही हम क्या नहीं कर सकते, प्रयोग नहीं कर सकते। इसलिए हमें इसे बचाना क्या है, ज़रूरी होता है, ठीक। अगर आप चाहो तो इसे आपके लैंग्वेज में सरल शब्दों में भी लिख सकते हैं। अब हमें इसके संरक्षण किस प्रकार करना है, इसकी विधियाँ बतानी है, ठीक है। तो इसकी जो विधियाँ है वो आप मुझे कमेंट में आपके लैंग्वेज में अच्छे सरल शब्दों में बताएंगे, ओके। भी बताइए। अपरंपरागत ऊर्जा के नाम बताने हैं और ये कौन कौन से क्षेत्रों में पाए जाते हैं वो बताना है। तो इनके स्रोत के नाम क्या है, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जैविक ऊर्जा, भूतापिक ऊर्जा और जैव ऊर्जा, ठीक। अब इसके क्षेत्र बताना है। तो पहले हम पढ़ेंगे सौर ऊर्जा। तो सौर ऊर्जा क्या होता है, तो भारत में पश्चिमी भागों में, अब भारत का जो पश्चिमी भाग है जैसे कि गुजरात व राजस्थान में ये जो ऊर्जा है यहाँ पर अधिक मात्रा में पाई जाती है। उसके बाद है पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा का उपयोग कहाँ पर किया जाता है, तो राजस्थान व गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, ठीक है। अनुकूल परिस्थिति में यहाँ पर जो है ये विद्वान है। फिर आता है ज्वारीय ऊर्जा। तो ज्वारीय ऊर्जा कहाँ है, तो भारत के पश्चिमी तटों पर, ठीक, ये ऊर्जा पाई जाती है या फिर उत्पन्न की जाती है। उसके बाद आती है भूतापिक ऊर्जा। भूतापिक ऊर्जा कहाँ पर, हिमाचल प्रदेश जो है वहाँ पर जो है ये विकसित की जाती है। जैव ऊर्जा, अब जैव ऊर्जा जो है वो कृषि क्षेत्रों में, मतलब जहाँ पर कृषि होती है ऐसे भागों में बनाई जाती है। तो ये कहाँ पर बनाई जाती है, ग्रामीण क्षेत्रों में, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि होती है और ये सब कहाँ पर बनाया जाता है, ग्रामीण क्षेत्रों में ही बनाई जाती है, ठीक है। अब हमारा है इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, ऊर्जा के अपरंपरागत स्रोत अधिक आरंभिक लागत के बावजूद भी अधिक टिकाऊ व पर्यावरण अनुकूल से सस्ते ऊर्जा उपलब्ध कराते हैं। कथन की जांच की, मतलब इनका कहना है कि जो अपरंपरागत स्रोत होते हैं उसमें जब वो प्रारंभ करते जब तो लागत लगती है, लेकिन वो पर्यावरण को नुकसान भी नहीं पहुंचाते और सस्ते भी होते हैं। तो इस कथन की हमें जाँच करना है। तो हाँ, ये सत्य है कि जो अपरंपरागत स्रोत है, अब अपरंपरागत स्रोत कौन से हुए, तो जैव, पवन, सौर, भूतापिक, ठीक है। ये जो ऊर्जा के संसाधन है ये कैसे संसाधन है, अपरंपरागत स्रोत है, ठीक है। और ये पर्यावरण के कैसे अनुकूल है और ये पर्यावरण को नुकसान भी नहीं पहुंचाते। तो हमें इसकी जांच करना है। तो पहला जो है ये है कि ये असमान रूप से वितरित है, मतलब इसे हम कहीं भी बना सकते हैं, ठीक। उसके बाद है ये अधिक आरंभिक लागत से प्रभावित होते हैं, मतलब इसे जब हम स्टार्ट करते हैं जब तो लागत लगती है, लेकिन बाद में क्या होता है, सस्ता होता है। और ये पर्यावरण के भी अनुकूल है, ठीक, और इससे प्रदूषण भी नहीं होता। हमारा जो चैप्टर था वो यही खत्म होता है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में प्यारी सी कमेंट कीजिए। थैंक यू।